तो आज हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। हर एक चीज, मतलब चलने से लेकर किसी चीज को उठाने तक, हर जगह बस दो ही नाम हैं, बल और ताप। हाँ, मतलब फोर्स एंड प्रेशर। और हमारे पास कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 11 के कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय का शीर्षक ही है बल तथा दाब, और यहाँ एक चित्र है जिसमें एक फुटबॉल खिलाड़ी गेंद पकड़ रहा है और एक हॉकी खिलाड़ी गेंद को हिट कर रहा है। ये दोनों ही एक तरह से बल का ही उदाहरण है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये बल यानी फोर्स आखिर है क्या? हमारे नोट्स में इसकी बहुत सीधी सी परिभाषा है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव, पुश और पुल, जैसे दरवाजे को खोलना या बंद करना या कुएं से पानी की बाल्टी खींचना। बिल्कुल, मतलब कोई भी काम जिसमें हम किसी चीज को धकेलते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, उसमें हम बल लगा रहे होते हैं। ये जो चित्र है, एक क्रिकेटर बल्ले से गेंद पर बल लगा रहा है और दूसरा हाथ गेंद को धक्का दे रहा है। ये सब वही है। अच्छा, तो फिर अगला पॉइंट है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरैक्शन। हाँ, इंटरैक्शन, ये बहुत जरूरी बात है। नोट्स कहते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। मतलब अकेली वस्तु पर बल नहीं लग सकता। कभी नहीं। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक आदमी कार के पीछे बस खड़ा है तो कार नहीं चलेगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन दूसरे चित्र में वो आदमी कार को छूकर धक्का दे रहा है। मतलब अब दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है और इसी से कार पर बल लग रहा है। अच्छा, मतलब संपर्क होना एक तरह से जरूरी है इस केस में। हाँ, तो आगे एक और पेज है जो इसी धक्के और खिंचाव को और अच्छे से समझा रहा है। इसमें पूछा है कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। हाँ, यहाँ 3 चित्र हैं। पहले वाले में 2 लड़कियां हैं जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर धकेल रही हैं। और दूसरे में वो एक दूसरे को खींच रही हैं, एक गोल घेरे में घूमते हुए। और तीसरा चित्र एक आदमी और एक गाय का है। इसमें तो दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इन सब का निष्कर्ष यही है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। बल कभी एक तरफा नहीं होता। बिल्कुल, हमेशा जोड़ों में काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ही चीज पर एक से ज्यादा बल लगे तो क्या होगा? हाँ, ये अगला टॉपिक है, बलों की खोजबीन। इसमें 2 नियम हैं। पहला, अगर 2 बल एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वे जुड़ जाते हैं। जैसे इस चित्र में 2 लोग एक भारी बक्से को एक ही तरफ से धकेल रहे हैं तो उनकी ताकत जुड़ जाएगी और बक्सा आसानी से हिलेगा। और दूसरा नियम है विपरीत दिशा वाला। अगर 2 बल उल्टी दिशा में लगें तो कुल बल, जिसे नेट फोर्स कहते हैं, वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। दूसरे चित्र में यही हो रहा है, दोनों अलग-अलग तरफ से धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ एक मुकाबला हो रहा है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी बक्सा उसी तरफ जाएगा। हाँ, या अगर दोनों की ताकत बराबर हुई तो बक्सा इंच भर भी नहीं हिलेगा। यहीं पर 2 और बातें आती हैं, बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, जो उसकी प्रबलता या ताकत है, और उसकी दिशा यानी डायरेक्शन, मतलब बल किस तरफ लग रहा है। ये दोनों मिलकर ही असर तय करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बल के प्रभावों की, कि बल आखिर कर क्या सकता है। पहला प्रभाव है चाल में परिवर्तन, चेंज इन स्पीड। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बच्चा टायर को डंडी से मारकर आगे बढ़ा रहा है। हाँ, और नोट्स कहते हैं यदि बल गति की दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। मतलब टायर को पीछे से ही मारो तो वो और तेज भागेगा। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी सच है। अगर बल गति के विपरीत दिशा में लगे तो चाल कम हो जाएगी। जैसे कोई सामने से आकर उस टायर को रोक ले तो बल स्पीड बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एकदम। अब दूसरा प्रभाव है गति की दिशा में परिवर्तन, चेंज इन डायरेक्शन। इसके लिए एक प्रयोग दिया है, एक सीधी आती हुई गेंद के रास्ते में अगर एक स्केल या रूलर रख दें तो गेंद उससे टकराकर अपनी दिशा बदल लेगी। बहुत सरल सा प्रयोग है। और खेलों में तो ये हर पल होता है। क्रिकेट का उदाहरण है, बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर उसकी दिशा ही बदल देता है। सही कहा। तो जब भी किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा या फिर दोनों बदल जाए
तो हम कहते हैं कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। गति की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और एक तीसरा प्रभाव भी है, आकृति में परिवर्तन। चेंज इन शेप, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास। जैसे नोट्स में पहला है गुंथा हुआ आटा। हाँ, हाथों से दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। दूसरा है साइकिल की गद्दी में लगी स्प्रिंग। जब हम उस पर बैठते हैं तो वजन के बल से वो दब जाती है। और तीसरा एक रबड़ का छल्ला है, जिसे खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो बल किसी चीज का आकार भी बदल सकता है। हाँ, तो इन सब प्रभावों का एक सारांश दिया है अगले पेज पर, एक नजर में कि बल क्या-क्या कर सकता है। पहला, विरामावस्था से वस्तु को गति में ला सकता है, मतलब रुकी हुई चीज को चला सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और चौथा, वस्तु की आकृति यानी शेप में परिवर्तन कर सकता है। और ये भी लिखा है कि इनमें से कुछ या सभी प्रभाव एक साथ भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे क्रिकेट वाला उदाहरण, जब बल्ला गेंद से टकराता है तो गेंद की चाल, दिशा और हल्का सा आकार सब एक साथ बदलता है। वाह, ठीक है। तो अब आते हैं बलों के वर्गीकरण पर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ एक चार्ट दिया गया है। इसके हिसाब से बल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। और कौन से? पहला है संपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरा है असंपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम से ही लग रहा है, संपर्क मतलब जिसमें छूना जरूरी है। बिल्कुल। संपर्क बल में 2 प्रकार दिए हैं, पेशीय बल और घर्षण। और असंपर्क बल में 3 है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संपर्क बल, और उसमें भी पहला है पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। इसकी परिभाषा है, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मतलब जो बल हमारी मसल्स लगाती हैं। जैसे पानी की बाल्टी उठाना या बस्ते को धक्का देना। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि पेशीय बल तभी लग सकता है जब हमारी मांसपेशियां वस्तु के संपर्क में हों। अच्छा, इसीलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। चित्र में भी बैल अपनी मांसपेशियों से गाड़ी खींच रहे हैं, उन्हें गाड़ी से जुड़ना ही पड़ेगा। सही। अब दूसरा संपर्क बल है घर्षण, यानी फ्रिक्शन। घर्षण, ये तो बहुत सुना है। नोट्स कहते हैं वो बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये रोकता है चीजों को। हाँ, ये हमेशा गति का दुश्मन होता है। इसका नियम है कि घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे इस चित्र में एक गेंद जमीन पर लुढ़क रही है, वो आगे जा रही है, लेकिन जमीन और गेंद के बीच घर्षण का बल पीछे की तरफ लग रहा है, जो उसे धीमा करके रोक देगा। तो ये थे संपर्क बल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे हमेशा से थोड़ा जादुई लगता है, असंपर्क बल। हाँ, वो बल जो बिना छुए काम करते हैं। इसमें पहला है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। एक चुंबक का दूसरे चुंबक पर या किसी लोहे की चीज पर लगने वाला बल। और ये बिना संपर्क में आए लगता है। इसका नियम भी बड़ा सीधा है, चुंबक के समान ध्रुव यानी लाइक पोल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। हाँ, N और N या S और S। और असमान ध्रुव अनलाइक पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, N और S। विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी परिभाषा है एक आवेशित यानी चार्ज्ड वस्तु किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर जो बल लगाती है। इसका उदाहरण थोड़ा अजीब है। लिखा है, कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। हाँ, जब हम कुछ चीजों को रगड़ते हैं तो उन पर एक तरह का चार्ज आ जाता है, और फिर वो चार्ज वाली चीज दूसरी चीजों को बिना छुए हिला सकती है। ये भी एक असंपर्क बल है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी असंपर्क बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इसे गुरुत्व या ग्रेविटी भी कहते हैं। परिभाषा है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पृथ्वी का गुण नहीं है, ये ब्रह्मांड की हर वस्तु का गुण है। पर क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका खिंचाव हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है। इसीलिए पेड़ से गिरता फल या हाथ से गिरा सिक्का, सब कुछ पृथ्वी पर ही गिरता है। सही, जैसा चित्र में गिरती हुई गेंद के साथ दिखाया गया है, ये भी बिना संपर्क के काम करता है। तो ये तो हो गई बल की पूरी कहानी। अब अध्याय के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, दाब यानी प्रेशर। हाँ,
और ये समझना जरूरी है कि बल और दाब एक ही चीज नहीं है। तो दाब क्या है? परिभाषा है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। दाब का सूत्र है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया। अच्छा, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि आप कितना बल कितनी जगह पर लगा रहे हैं। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। जैसे कील वाला उदाहरण, यहाँ चित्र में हथौड़ा कील पर बल लगा रहा है। कील की नोक का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, तो सारा बल उस छोटी सी नोक पर आकर केंद्रित हो जाता है। इससे दाब इतना ज्यादा बनता है कि कील आसानी से लकड़ी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो दाब और क्षेत्रफल का यही संबंध है। अगले पेज पर यही समझाया गया है, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। हाँ, और इसके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण हैं। पहला है कुली की पगड़ी। कुली भारी सामान उठाने से पहले सिर पर कपड़ा लपेटकर एक पगड़ी बना लेते हैं। इससे होता यह है कि उनके सिर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्षेत्रफल बढ़ने से बोझ का दाब कम हो जाता है और उन्हें बोझ हल्का महसूस होता है। वाह! और दूसरा उदाहरण कीलों का नुकीला होना, जो हमने अभी बात की। और तीसरा है स्कूल बैग की पट्टियां। हाँ, स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि कंधों पर दाब कम लगे। अगर वो पतली रस्सी जैसी होंगी तो कंधों में चुभेंगी। तो ये सब दाब और क्षेत्रफल के संबंध पर ही आधारित हैं। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल, क्या दाब सिर्फ ठोस चीजों पर लगता है? द्रवों और गैसों का क्या? हाँ, ये अगला टॉपिक है। तो हाँ, द्रव और गैसें भी दाब डालते हैं। यहाँ एक बोतल का चित्र है। इसमें दिखाया है कि द्रव गहराई बढ़ने के साथ पैंधे पर यानी बॉटम पर अधिक दाब डालता है। मतलब पानी में जितना नीचे जाएंगे दाब उतना ही बढ़ेगा। एकदम। और दूसरा चित्र दिखाता है कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी दीवारों पर भी दाब डालता है। हाँ, बोतल के साइड में एक गुब्बारा लगा है जो पानी भरने पर फूल जाता है। मतलब पानी साइड में भी धक्का दे रहा है। जी, और यही बात गैसों पर भी लागू होती है। हमारे चारों ओर की हवा भी हम पर हर समय दाब डाल रही है। तो इस अध्याय का सारांश दिया गया है आखिरी पेज पर। याद रखने योग्य मुख्य बातें। हाँ, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बल, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव। बल के प्रभाव, गति, दिशा या आकृति बदल सकती है। पेशीय बल और घर्षण बल। चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल। बल बटा क्षेत्रफल। और द्रव दाब गहराई के साथ बढ़ता है और दीवारों पर भी लगता है। ये पूरे अध्याय का एक निचोड़ है। परीक्षा के लिए इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत फायदेमंद होगा। तो ये थी हमारी चर्चा बल तथा दाब पर। हमने बल के प्रकार, उसके प्रभावों और दाब की अवधारणा को वाकई में बहुत गहराई से समझा। अब जब हमारे श्रोता इन सिद्धांतों को समझ गए हैं तो मैं उनके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने घर्षण यानी फ्रिक्शन की बात की, एक ऐसे बल के रूप में जो गति को रोकता है, जो एक विलन जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि घर्षण के बिना हम चल भी नहीं सकते, अपनी गाड़ी को ब्रेक भी नहीं लगा सकते, यहां तक कि हाथ में एक कलम भी नहीं पकड़ सकते? मतलब जो बल हमारा विरोध करता है वही हमें आगे भी बढ़ाता है। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा जरूर। कभी कभी जो चीजें हमें रोकती हैं असल में वही हमें थामे रहती हैं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।